डेमन को पहली बार वल्नरेबल दिखाते हुए, रेनेरा का ड्रैगन सीज में फरार होते हुए और एक नए वाइल्ड ड्रैगन को इंट्रोड्यूस कराते हुए हाउस ऑफ द ड्रैगन का नया एपिसोड आ चुका है, जिसमें वॉर के पहले की प्लानिंग और सारी प्लॉटिंग हमें देखने को मिलती है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें एमन की, तो लैनिस्टर के भेजे हुए समन से वो काफी ज्यादा नाखुश है कि किस तरह से उसको प्रिंस रीजेंट होते हुए भी एक कुत्ते की तरफ बुलाया जा रहा है। और वो क्रिस्टियन कोल को भेजता है हैरनहॉल, ताकि लैनिस्टर्स और क्रिस्टियन कोल दोनों ही अटैक कर सके दो अलग अलग साइड से, ताकि हैरनहॉल पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाए। पर डेमन और उसके ड्रैगन का सामना इतने कम आदमियों से कैसे होगा, इस बात का कंसर्न जब क्रिस्टियन कोल दिखाता है एमन को, तो वो उसको बताता है कि वक्त आने पे वो वहाँ पे मौजूद होगा। पर एमन की प्लानिंग यही नहीं रुकती। वो स्मॉल काउंसिल में बैठे सर लैनिस्टर को ये भी बताता है कि ट्रायर्की के साथ समझौता कर ले, जिसके चलते उनका अलायंस और भी ज्यादा बढ़ जाए और सी स्नेक का जो ब्लॉकेड हो रखा है, जिसके चलते ट्रेडिंग रुकी हुई है, उस ब्लॉकेड को दूर किया जा सके। जिसमें एलिसेंट और बाकी सब उसको एडवाइस देते हैं कि ये जो पायरेट्स हैं इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये जो ट्रायर्की की बात हो रही है, ये अलायंस होता है पायरेट्स का 3 फ्री सिटीज के, जो कि है लिस्ट, मीर और टाइरोस। पिछले एपिसोड में एलिसेंट को जिस बात का डर था, वो इस एपिसोड में सच होता हुआ दिखता है, जहां एमंड उसको स्मॉल काउंसिल से फ्री करके उसको रिलीव कर देता है, जिसके चलते एलिसेंट अपना ज्यादातर वक्त एगोन के साथ बिताती है। और इन सभी चीजों का फायदा उठाता हुआ सर लैरिक्स एमंड को सजेस्ट करता है कि उसको एक नया हैंड चाहिए जिसमें वो अपने पत्ते खेल रहा होता है। पर एगोन की तरह एमंड उतना बेवकूफ नहीं है कि सर लैरिस की बातों में आ जाए, और वो लैरिस स्ट्रॉन्ग को ही ये काम सौंपता है कि ओटो हाईटावर जहां भी हो उसको वापस बुलाया जाए, ताकि उसको वापस से हैंड ऑफ द किंग अपॉइंट किया जा सके। जिस बात से लैरिस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। और एमन को जब पता चलता है कि एगोन फाइनली रिकवर कर रहा है, तो वो उसको मिलने जाता है और उसको पूछता है कि उसको क्या याद है, जिसके जवाब में एगोन बताता है कि उसको कोई भी चीज याद नहीं। पर एगोन की विजिटर्स लिस्ट में एलिसेंट और एमन के अलावा भी एक और नाम जुड़ता है, जहाँ एलिसेंट उसके लिए सॉरी फील कर रही है, एमन एक तरह से उसको चमका रहा है। वहीं पे सर लैरिस आते हैं उसको मिलने के लिए, जो कि उसको तगड़ा रियलिटी का डोज देते हैं कि किस तरह से लोग अब तुम्हारे लिए सॉरी फील करेंगे। एगोन को इस बात को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना है, जहां उसे अपने दिमाग को और ज्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिसके चलते एगोन लैरिस से हेल्प मांगता है। साथ ही लैरिस ये भी क्लियर कर देता है कि किस तरह से एमंड से उसको खतरा हो सकता है, जो कि एगोन भी अच्छी तरीके से जानता है। पर हम सब ये जानते हैं कि लैरिस का यहाँ आने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि वो भी ये बात जानता है कि एमन को बेवकूफ़ बनाना उसके लिए मुश्किल है, वहीं पे एगोन को वो अपने इशारों पे नचा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एलिसेंट को, जो ज़्यादातर टाइम एगोन के बेड साइड पे बिता रही है और उसके लिए सॉरी फील करती है। वहीं वो अपने बड़े भाई ग्वेन हाईटावर से मिलती है और उसको ओटो हाईटावर के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछती है, और साथ ही अपने छोटे बेटे के बारे में भी पूछती है कि वो किस तरह से ग्रो करता है, और उसकी इंक्वायरी करती है। पर एलिसेंट की टेंशन यहीं पे खत्म नहीं होती, जहाँ पे एलिसेंट और हेलेना दोनों के ही ऊपर अटैक कर देते हैं स्मॉल फोक्स। अब इस अटैक के पीछे का रीजन और ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। और अब हम चलते हैं सीधा हैरनहॉल, जहाँ पे डेमन के हेलुसिनेशन का नया गेस्ट बना है किंग विसेरिस, जो डेमन को वही हेयर फॉर अ डे वाले इंसिडेंट के लिए डांटता हुआ हमें दिखता है। पर इसी हेलुसिनेशन में हम ये भी देखते हैं कि डेमन किस तरह से उस रूम से बाहर नहीं निकल पाता, जो कि एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि डेमन किस तरह से खून की लालच का एक प्रिजनर बना बैठा है। पर जब डेमन फाइनली इस हेलुसिनेशन से बाहर आता है, तो वो साइमन स्ट्रॉन्ग को अक्यूज करता है उसको जहर देने के लिए और उसको इस तरह से विचक्राफ्ट करने के लिए। सरप्राइजिंगली वो एलिस रिवर के ऊपर डाउट नहीं कर रहा है, और इन सबसे तंग आके वो हैरनहॉल छोड़ के वापस जाने के लिए निकलता है। पर रास्ते में गॉड सूट के अंदर वो एलिस रिवर से मिलता है, जो कि डेमन के सामने एक तगड़ी रियलिटी रखती है कि क्राउन हमेशा उसी को मिलता है जो उसको पाना ना चाहता हो। और ये किस तरह से एक बर्डन है, जहाँ पे वो बताती भी है कि किंग विसेरिस भी क्राउन नहीं चाहते थे। पर शायद इस पूरी सीरीज में डेमन को पहली बार किसी ने एक अच्छी बात बोली हो, और इस बात को डेमन को और अच्छे तरीके से और कोई समझा भी नहीं सकता। पर डेमन एलिस रिवर से हेल्प मांगता है कि किस तरह से वो रिवरलैंड के लॉर्ड्स को अपनी साइड कर सके, जिसके जवाब में एलिस रिवर को बताती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेज लॉर्ड की ही बात मानेगी। और क्योंकि उनका सेज लॉर्ड यानी कि ग्रोवर टली बेड रिडन है और कुछ करने की हालत में नहीं है, इसी के चलते ये सारी चीज़ें हो रही है। बट वो एश्योर करती है डेमन को कि 3 दिन के बाद हवा का रुख चेंज हो, और तब तक डेमन कुछ भी ना करे, जो कि इंडिकेट करता है कि एलिस रिवर के अपने ही कुछ प्लान्स चल रहे हैं, जो कि हमें बाद में पता भी चलता है जब डेमन को बताया जाता है कि ग्रोवर टली किस तरह से मर चुके हैं, जहाँ उनके ट्रीटमेंट करने के लिए एलिस रिवर को भी भेजा गया होता है, और वो भी उसको बचाने में नाकाम होती है। डेमन ये बात अच्छे से जानता है कि एलिस रिवर ने ये सारा काम किया है, जिसके चलते अब नया सीड लॉर्ड आएगा, जिसकी अलायंस डेमन के साथ फॉल करती है। और दूसरी तरफ डेमन की बेटी रेना वेल में अपने स्टेप ब्रदर्स और बेबी ड्रैगन्स के साथ, जहां घूमते हुए उसको जली हुई बहुत सी लाशें और बहुत से एरियाज दिखाई देते हैं, जो कि हिंट है कि वेल में भी एक बड़ा सा ड्रैगन घूम रहा है। ये एक बड़ा सा ड्रैगन है, और साथ ही एक वाइल्ड ड्रैगन है जिसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। बुक के अंदर इस ड्रैगन का नाम होता है शिप स्टीलर, और इसको नेटल नाम की एक लड़की राइड करती है। सीजन 2 में हमें नेटल का इंट्रोडक्शन नहीं दिखाया गया,
तो हो सकता है कि रेना अब इस ड्रैगन को राइड करे और डेमन का साथ दे। जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि पेंटोस के प्रिंस रेजी रेना और उसके स्टेप ब्रदर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए एग्री हो चुके हैं और दूसरे दिन उनको रवाना होना है पेंटोस के लिए। और दूसरी तरफ रेनेरा की अगर हम बात करें तो नए ड्रैगन राइडर्स की तलाश में वो सर स्टेफन डार्कलिन को समन करती हैं और वो उनको बताती है उनकी शेयर्ड एंसेस्ट्री के बारे में और वो उनको सी स्मोक के ऊपर राइड करने के लिए बोलती है, जिसके चलते सर डार्कलिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और प्राउड फील करते हैं और वो इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें मौत का खतरा हो सकता है। और ऐसा ही कुछ होता है जब सी स्मोक उनको जला देता है और ड्रैगन पीट से फरार हो जाता है। पर एक प्लान फेल होने के साथ रेनेरा का दूसरा प्लान काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होता है, जहाँ पे वो कॉमन फॉक जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा उनके लिए बहुत से फूड सप्लाई भिजवाती है, जिसके चलते स्मॉल फूड्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बैनर को लेके किंग्स लैंडिंग में वापस आते हैं, जहाँ पे हमें फाइनली आउटब्रेक देखने को मिलता है कि किस तरह से ना तो वो क्राउन की रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही उससे डरते हैं। जहाँ एलिसेंट और हेलेना के ऊपर मॉब अटैक कर देता है, जिससे बड़ी मुश्किल से एलिसेंट और हेलेना बच के निकल पाते हैं। और इसी बात की वार्निंग सर लैरिस ने ईमन को दी थी कि किस तरह से बाहर की तलवारों से ज़्यादा खतरे अंदर के दुश्मन हो सकते हैं, पर एमन ने लैरिस की बात नहीं मानी, ये कहते हुए कि कॉमन फॉक्स और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब सी स्नेक का ब्लॉकेट वो दूर कर देगा। इस प्लान के सक्सेस की खबर जब मिसेरिया रेनेरा को देती है तब वो उसको अपने पास के बारे में भी बताती है, जिसके चलते इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होने लगती है और ये दोनों ही अपने आसपास के मर्दों से तंग आ चुके हैं, जिसके चलते ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और क्योंकि मिसेरिया डेमन की मिस्ट्रेस रह चुकी है तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें एक थ्रीसम भी देखने को मिल जाए। पर इन दोनों के ही बीच की नज़दीकी इंटरप्ट हो जाती है इस खबर से कि सी स्मोक को स्पॉट किया गया है और उसके ऊपर एक ड्रैगन राइडर भी मौजूद है। अब ये मिस्टीरियस ड्रैगन राइडर कौन हो सकता है ये हमें आगे पता चले, पर हो सकता है कि एलन का भाई एडम द हल ये मिस्टीरियस ड्रैगन राइडर निकले, जो कि ऑलरेडी कॉलिस वलेरियन की साइड पे है। तो इतना ही था इस एपिसोड में। आखिरी के 2 एपिसोड में हमें बहुत कुछ मेजर होता हुआ देखने को मिलने वाला है और सीजन 1 में किए हुए चेंजेस जो कि बुक के अंदर नहीं थे उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी इस चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।